अजय, आशा नहीं है आज? उन्हें कुछ मैसेज डाला है, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे शायद ग्रुप में अभी। अच्छा, ठीक है, उनको हम रिकॉर्डिंग दे देंगे बाद में। प्रकाश भी नहीं है, प्रकाश तो नहीं रहते सैटरडे। बाकी सुशांत, मोनिका, रोहित, अजय, विवेक, स्वप्निल, आलोक हाँ? नहीं। राइट। ठीक है, चलिए हाइपोथेसिस टेस्ट। आज कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, और पी वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट क्या होती है, वो एक देखेंगे। जस्ट अ मोमेंट। चलिए, उल्टा बिठा दिया मैंने। अब कनेक्ट हो गया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और उसी को हम ए बी टेस्टिंग भी बोलेंगे, राइट, ए बी टेस्टिंग। तो एग्जांपल अगर देना है आपको तो स्क्रीन वाला दे सकते हो, बटन यहाँ से यहाँ। जो पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और जो स्टेप्स, कभी कभी स्टेप्स पूछते हो लोग, स्टेप्स क्या होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। हाइपोथेसिस टेस्ट क्या होता है? वी जनरली चेक असम्पशंस, राइट। हाँ, और पहली स्टेप क्या होती है, किसी को याद आ रहा है? पिछली बार हमने क्या सीखा था? पहली स्टेप यह है कि हमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बताना पड़ता है। हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और हमें स्टेट जीरो से निकालते हैं। स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये हमें बताना पड़ता है पहले स्टेप में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दूसरा ये है कि हमें एक सिग्निफिकेंस लेवल सेट करनी पड़ती है। सेट योर सिग्निफिकेंस लेवल। अब इसको क्या बोलेंगे हम, कोई बताएगा? अल्फा वैल्यू। वेरी गुड, अल्फा वैल्यू। मैं एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है? अगर किसी को क्लियर भी नहीं हुआ है तो वो एग्जांपल देख के उसको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल कोई नहीं पूछेगा आपको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई नहीं पूछेगा, बस ये स्टेप्स पूछेंगे आपको। सेट योर सिग्निफिकेंस लेवल मतलब अल्फा वैल्यू। जनरली अल्फा वैल्यू क्या होती है? 5%। 5% होती है, या फिर 0.05 होती है, या फिर हाँ 1% होती है। मेडिकल या फिर हेल्थ केयर सेक्टर में जनरली वो 1% होती है, बहुत कम होती है, बट जनरली वो 5%। तो इसलिए हम बोलते हैं कि we can set other levels depending on the situation and how severe it is committing a type 1 and type 2 errors. तो अगर टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स हम कमिट कर रहे हैं, मतलब फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव, तो उनकी सिवियरिटी कितनी होनी चाहिए, कितने तक हम अफोर्ड कर सकते हैं?
मतलब टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स हम देखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर आ जाएंगे। मैं अभी के लिए टाइम नहीं लेना चाहता उसके लिए। बट फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव कितने कम होने चाहिए ये बताता है ये। फिर क्या होता है अगला स्टेप, वी कैन कलेक्ट सैंपल डेटा। तो फिर क्या करो, आप कलेक्ट करो सैंपल डेटा एंड कैलकुलेट सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलेट सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल के स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करो। फिर उसके बाद कैलकुलेट पी वैल्यू, कैलकुलेट पी वैल्यू गिवन सैंपल स्टैटिस्टिक्स, गिवन सैंपल स्टैटिस्टिक्स। सैंपल स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन देंगे, वेरिएंस देंगे, सैंपल के, उसके बेसिस के ऊपर हमें पी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पी वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिलती, पी वैल्यू डायरेक्टली नहीं मिलती, ये मिलती है आइदर बाय यूजिंग जी स्कोर, और अलग अलग स्कोर है बट मेनली ये दो स्कोर के ऊपर, ये दो स्कोर मिलते हैं पहले हमें। उसके बाद वो लॉग टेबल में से जैसे लॉग देखा करते थे हम इंजीनियरिंग में, वैसे ही यहाँ पे जी स्कोर के करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू कितनी है वो हम देखते हैं। और एक बार पी वैल्यू मिल गई तो हम उसको कंपेयर करते हैं, राइट। कंपेयर द पी वैल्यू विथ थ्रेशोल्ड वैल्यू, यहीं पे लिखता हूँ, या फिर अलग चीज स्टेप बनाओ आप अगर इसी में नहीं लिखना तो। कंपेयर द पी वैल्यू विथ सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल। और फिर अगर पी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से कम है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करो। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना ही लिखूंगा कि रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट करो या फिर मत करो रिजेक्ट। मतलब क्या, रिजेक्ट करो मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट अल्टरनेटिव, ये एक्चुअली हमारा टारगेट होता है, एक्सेप्ट एच ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर ये जो भी वैल्यू आती है पी वैल्यू, अगर पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा वैल्यू, मतलब 0.05 वैल्यू, ये वैल्यू कम है तो वी विल एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एच ए एक्सेप्ट होगा उस केस में। बट पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है तो हम बोलेंगे कैन नॉट रिजेक्ट। आप आगे बताओ, आप कैन नॉट रिजेक्ट, क्या रिजेक्ट नहीं कर सकते हम? हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, कैन नॉट, सॉरी कैन नॉट रिजेक्ट, हाँ नल हाइपोथेसिस। और यहाँ पे इसी के टर्म में बोलना है तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस बोलेंगे। एक्चुअली इस टाइप हमें बोलना पड़ता है। यहाँ पे ये दो सेंटेंस अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये यहाँ पे जो भी मैंने सेंटेंस लिखा है इस टर्म में बोलना पड़ता है। हम एक्सेप्ट नहीं करते कभी भी नल हाइपोथेसिस को, बोलते हैं कि वी कांट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये फिर से एक बार 5 स्टेप्स पढ़ लो, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम।
हेलो। बोलिए रोहित। नहीं सर, मुझे लगा कि आवाज मेरा म्यूट हो गई शायद, इसलिए। नहीं, ये मैंने फिर से पढ़ने के लिए बोला है आपको, ये 5 स्टेप्स, क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या आपके लिए, VIMP, ये 5 स्टेप्स बोला आपको पूछेंगे वो लोग। व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाउ यू विल कंडक्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक्चुअली इससे पहले भी एक एक स्टेप आती है, डिसाइड यूर। ठीक है, आगे जाके देखेंगे हम। और थोड़ा सा हमें इस फोर्थ इसमें ऐड करना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स। हम कौन सी टेस्ट ले, कैसे डिसाइड करें, जी स्कोर ले या टी स्कोर ले या और दूसरा कुछ ले। तो यहाँ पे एक लाइन आती है इससे पहले, इस फोर्थ पॉइंट में, यहाँ पे पहले क्या आती है, डिसाइड which test needs to be conducted on sample data. If we have a sample more than 30, uh, we can go with G test. Otherwise, we go with T test. एक लाइन ऐड करो आप आपकी साइड से यहाँ पे, अगर 30 से कम सैंपल्स है और ज्यादा सैंपल्स है तो। बट काफी सारे क्राइटेरियाज है, मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे ये भी लिखना है कि the test will be depend on multiple criteria like number of samples, number of samples है, whether the mean and variance given or not। तो काफी सारे क्राइटेरिया है, मैं आगे जाके आपको बोलूंगा उसके, कि डिसाइड कैसे करना है कि जी स्कोर यूज करना है या फिर टी स्कोर यूज करना है। तो सिर्फ वन लाइनर ऐड करना है उसमें। तो पहले तो ये बोलते हैं मतलब हम पहले ये अब देखेंगे कि पी वैल्यू को इंटरप्रेट कैसे करना है। पी वैल्यू को, अब पी वैल्यू को इंटरप्रेट करने के लिए अलग अलग वेज है। तो पहला हम देखेंगे ये वाला। अब यहाँ पे अगर पी वैल्यू आती है इस साइड में, तो ये हो गई हमारी राइट टेल्ड टेस्ट, राइट टेल टेस्ट, क्योंकि टेल राइट साइड की तरफ है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू मिलती है, ग्रेटर देन गिवन वैल्यू, ये हम एग्जांपल देखेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट म्यू की वैल्यू अगर गिवन वैल्यू से ज्यादा है, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, जैसे कि हमें बोला गया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का IQ लेस देन 100 है, तो ये क्या हुआ, ग्रेटर देन 100 हुआ। तो इसका मतलब ये में अब आप पी वैल्यू इस साइड सर्च करोगे, इस साइड, क्योंकि अब ये फॉलो कर रहा है, राइट टेल टेस्ट अप्रोच फॉलो कर रहा है, म्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू। म्यू अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये आ गया, राइट, एच ए मतलब म्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ये फॉलो किया हमने इस केस में। अगर ऐसा होता तो कि यूनिवर्सिटी द IQ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज ग्रेटर देन 100, तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस्टेब्लिश करेंगे लेस देन 100 वाला, उल्टा, इसके उल्टा, और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट अगर ये ऐसे आ गया तो ये हो गई आपकी लेफ्ट टेल टेस्ट। तो हम लेफ्ट टेल टेस्ट, तो हम पी वैल्यू यहाँ पे सर्च करेंगे।
और एच ए, यहाँ पे एच ए क्या होगा, म्यू इज लेस देन वैल्यू। और अब हम तीसरा एक ग्राफ निकालेंगे, यहाँ पे ये दोनों साइड पे है, टू टेल टेस्ट बोलेंगे इसको, तो हम टू टेल टेस्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे एच ए म्यू इज नॉट इक्वल टू वैल्यू होगा। मतलब अगर हम ऐसा बोल रहे हैं नल हाइपोथेसिस में कि IQ ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज इक्वल टू 100, एच ए इज इक्वल टू 100, तो एच जीरो, तो एच ए क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 100 होगा, इसके अपोजिट होगा, जो भी ले रहे हैं हम एच जीरो उसके अपोजिट एच ए होगा। अगर इस टाइप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने स्टैब्लिश किया है तो आप टू टेल टेस्ट यूज करोगे उस केस में पी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो राइट टेल्ड को अपर टेल टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये इतना डिटेल में हमें एक्चुअली नहीं जाना चाहिए, बट देखो इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा, सिर्फ इतना 6 स्टेप पूछे जाएंगे, बट आप, मुझे पता है कि आपको ये याद नहीं रहेंगे, इसलिए हम डेप्थ में जा रहे हैं। अब एक एक स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एटलीस्ट ये स्टेप्स याद रहे और आप वो बता सको इंटरव्यूअर को। ठीक है, ये मोटिव है। अब इतना डिटेल में क्यों जाना है, तो उसका आंसर मैंने दे दिया आपको। राइट टेल टेस्ट, उसी को क्या बोलेंगे हम, अपर टेल्ड टेस्ट, अपर टेल्ड टेस्ट, और इसको बोलेंगे हम लोअर टेल टेस्ट। तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है ये वाला कि we need to conduct a test if population parameter is greater than specified value, population parameter is greater than specified value। यहाँ पे we need to conduct the test if population parameter is less than specified value। तो अगर नल हाइपोथेसिस इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो अभी एग्जांपल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें नहीं जाएंगे हम। अब ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप मुझे ये बताओ कि कौन सी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करनी चाहिए हमें। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं कि द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट इज 50। एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट इज 50। अगर ये आपका एच जीरो है, क्योंकि ये गिवन है, राइट, ये गिवन है, तो ये एच जीरो है। एच जीरो क्या है अब, और एच ए क्या है, आप मुझे बताओ। एच जीरो इक्वल टू 50 और एच नॉट इक्वल टू नहीं है। बराबर, यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा है क्या कि ग्रेटर देन है, लेस देन है। एवरेज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट इज 50, इज ग्रेटर देन बोला होगा तो यहाँ पे स्मॉलर देन लिखते हैं हम, लेसर देन लिखते हैं, या फिर यहाँ पे अगर लेसर देन लिखा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन लिखते हैं, जो भी है। बट यहाँ पे इज लिखा है, मतलब इक्वल टू लिखा है एच जीरो में, तो एच ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू, इसके अपोजिट होगा, कंप्लीटली अपोजिट होगा।
हम इसका एग्जाम्पल भी देंगे, तब आपको वो क्लियर हो जाएगा। बट यहीं पे क्लियर करना है, बाद में नहीं, इसके ऊपर काम नहीं करना है आपको। अब हमने यहाँ पे पहला देखो, स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पहला तो ये होता है सेट योर सिग्निफिकेंस लेवल, कुछ नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ अल्फा लेवल 0.05 कर दो, बस हो गया। इसका और इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, राइट। ये स्टेप्स काफी सिंपल है। कलेक्ट द सैंपल्स, मतलब उन्होंने ऑलरेडी सैंपल्स भी दिए हैं हमें। अब आता है ये वाला सिनेरियो, ये वाला भी सिंपल है, बट सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब कि कैलकुलेट पी वैल्यू करो, कौन सी टेस्ट यूज करना है, कैसे डिसाइड करेंगे, जी स्कोर, टी स्कोर, अनोवा, क्या क्या कैसे यूज करना है, हा? ये कंफ्यूजिंग है। तो अब इसलिए हम हाइपोथेसिस टेस्ट देखेंगे, कौन कौन सी कंडक्ट कर सकते हैं हम और कौन कौन से प्रकार की होती है। तो हाइपोथेसिस टेस्ट दो प्रकार की होती है, कुछ होती है पैरामेट्रिक टेस्ट्स, पैरामेट्रिक टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट और ए बी टेस्ट, और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स। पैरामेट्रिक का मतलब क्या, कि अगर सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो हम ये कंडक्ट करेंगे टेस्ट। इफ सैंपल फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं ब्रैकेट में लिखूं यहाँ पे, इफ सैंपल follows a normal distribution, normal distribution मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल भी हो सकता है या फिर नॉर्मल भी हो सकता है, मीन जीरो, वेरिएंस 1, जो भी है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट बोलेंगे, जहाँ पे सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। और यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक सिंपल है ये, इफ सैंपल्स डू नॉट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करते। अब कई बार ये भी होता है कि वन सैंपल है या मल्टीपल सैंपल्स है, उसके बेसिस के ऊपर भी हम टेस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेस्ट कंडक्ट करनी है। तो वन सैंपल वर्सेस टू सैंपल्स, वन सैंपल अगर एक ही सैंपल है तो, और टू सैंपल्स और मल्टीपल सैंपल्स, मल्टीपल सैंपल्स। तो उसके बेसिस पे भी होता है ये। तो अब यहाँ पे देखो पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर मैं बोलता हूँ कि कितने सैंपल्स है, मैं अगर ये पूछता हूँ कि कितने सैंपल्स है, सैंपल साइज, हाउ मेनी सैंपल्स, उसका जवाब अगर 1 आता है तो फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि वेरिएंस पता है क्या आपको। तो अगर 1 आता है उसका जवाब, हाउ मेनी सैंपल्स, तो हम बोल रहे हैं कि 1, तो फिर हम बोल रहे हैं कि डू यू नो वेरिएंस, यहाँ पे मैं वेरिएंस लिखता हूँ, वेरिएंस। अब अगर जवाब नो है, नहीं नहीं हमें वेरिएंस नहीं पता उस सैंपल का, तो हम कंडक्ट करेंगे टी टेस्ट। इतने डिटेल में हमें नहीं जाना है, ठीक है, मैं आपको लिख दूंगा वहां पे कि एग्जैक्टली क्या बोलना है आपको वहां पे। बस आपको ये भी पता होना चाहिए कि इतना डिटेल में होता है वो सारी चीजें। अगर वेरिएंस पता है हमें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने दिया है हमें वेरिएंस,
और हमें ये वेरिएंस पता है, ये तो हम कंडक्ट करेंगे जी टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सैंपल्स, अब हमने बोला 1 सैंपल के लिए बोल रहे थे हम, वेरिएंस पता है पता नहीं एक सैंपल के लिए। अगर ग्रेटर देन 1 है तो अब मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 1। तो उस इसका भी एक्चुअली काफी वेज है, उसके वे क्या क्या है अलग, मेनली 2 वेज है कंडक्ट करने के लिए टेस्ट। अब हम पूछेंगे कि टाइप ऑफ एनालिसिस कौन सा करना है हमें, टाइप ऑफ एनालिसिस कौन सा कंडक्ट करना है एनालिसिस। अगर जवाब आया डिफरेंस करना है, 2 सैंपल्स में से 2 सैंपल में डिफरेंस है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है हमें, तो आपके सैंपल पेयर्ड है कि नहीं है ये जब ये पूछेगा। वो हमें राइट कि आर यूर सैंपल पेयर्ड, पेयर में है कि नहीं है सैंपल्स। अगर नहीं जवाब आया तो पेयर में नहीं है तो 2 ग्रुप टी टेस्ट फॉलो करेंगे हम, फिर से टी टेस्ट यूज करेंगे हम, 2 ग्रुप बोलेंगे हम इसको, ये अलग अलग टेस्ट होती है, इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें स्टैटिस्टिशियन नहीं होना है। 2 ग्रुप टी टेस्ट, और उसका जवाब अगर यस आया पेयर्ड है तो पेयर्ड टी टेस्ट यूज करेंगे, टी टेस्ट ही होता है पेयर्ड टी टेस्ट। डिफरेंस, अब दूसरा है टाइप ऑफ एनालिसिस कोरिलेशन फाइंड आउट करना है हमें कि 2 सैंपल में कुछ रिलेशन है कि नहीं। एक सैंपल मान के चलो फ्रीक्वेंसी और रिसेंसी आपने कैलकुलेट किया था राइट, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो मॉनिटरी भी बढ़ रही है क्या उसके साथ। अगर ये आरएफएम में कैलकुलेट किया है इसका मतलब इन दोनों में कोरिलेशन है। तो अगर 2 सैंपल्स मतलब 2 कॉलम्स में 2 कॉलम्स, एक रिसेंसी एक फ्रीक्वेंसी, ये 2 सैंपल्स में रिलेशनशिप है कि नहीं, कोरिलेशन है कि नहीं, ये अगर फाइंड आउट करना है तो हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करेंगे। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अगर डिफरेंस है, कोरिलेशन मतलब रिलेशन है तो पियर्सन कोरिलेशन, अगर डिफरेंस है उन दोनों में तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे, मोर देन 1 सैंपल है तो। अब यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक मतलब यहाँ पे हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फिर से यहाँ पे वही सवाल करेंगे हम कि सैंपल साइज कितनी है। सैंपल साइज 1 है अब यहाँ पे, तो आप कौन कौन सी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो, तो आप बहुत सारी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं 1 सैंपल्ड विल्कोक्सॉन टेस्ट, रंस टेस्ट, फिर कोलमोगोरोव स्मिर्नोव टेस्ट, काय स्क्वायर टेस्ट। मैन व्हाइटने टेस्ट, ये सारे टेस्ट हम एक सैंपल है तो कंडक्ट कर सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा है तो फिर से हम बोलेंगे कि टाइप ऑफ एनालिसिस कौन सा है आपका, ये वाला सेम सेम यहाँ पे भी वही फॉलो होता है पर डिफरेंट टेस्ट है। टाइप ऑफ एनालिसिस क्या होगा, तो एक तो होगा हमें पता है टाइप ऑफ एनालिसिस डिफरेंस, अब डिफरेंस है
तो हम कौन कौन सी टेस्ट यूज करेंगे? एक तो ये टेस्ट यूज करेंगे, डिफरेंस है तो ठीक है, मैं यहीं पे आप दिखा रहा हूं आपको। पेयर्ड है नहीं है? अगर पेयर्ड है तो कौन सी टेस्ट यूज करेंगे? दो टेस्ट यूज करेंगे, काय स्क्वायर टेस्ट पेयर्ड है, पेयर्ड के लिए काय स्क्वायर करेंगे, और पेयर नहीं है तो मैन वेटनी करेंगे, और पेयर्ड है तो काय स्क्वायर या विल्कॉक्सन टेस्ट, ये दोनों पेयर्ड के लिए करेंगे। ये दोनों टेस्ट आपके पेयर्ड के लिए करेंगे, और नॉट पेयर्ड नहीं है डेटा सैंपल्स अपने पेयर नहीं है तो मैन वाइटनी टेस्ट करेंगे। और अगर इसमें कोरिलेशन वाला एक के ऊपर सैंपल्स है और कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, एक ही सैंपल के लिए तो हम इतने सारे टेस्ट करते हैं, बट अब मोर देन वन सैंपल है, मतलब दो कॉलम से अब हमारे पास, तो कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे स्पीयरमन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमन रैंक कोरिलेशन। अब आप बोल तो रहे होगे कि इतना कुछ लिख दिया और हमारे ऊपर से जा रहा है, राइट, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो हम धीरे धीरे इसको क्लियर करेंगे। सारे टेस्ट शायद नहीं ले पाएंगे हम, बट जो इम्पोर्टेंट है और मेन इम्पोर्टेंट, अब स्पीयरमन रैंक कोएफिशिएंट, स्पीयरमन और पियर्सन में डिफरेंस क्या है, अगर कोई पूछेगा आपको, कि दोनों तो कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए ही यूज करते हैं हम, ठीक है। इतनी सारी लाइब्रेरीज के नाम याद नहीं रहे थे। इलिप्टियो, यमलिब इसमें है, स्पार्क में है, राइट। देखो यहाँ पे अब के लिब है, यहाँ पे के लिब में हमारे पास होता, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसी होती है यह सबको पता है। जैसे कि अगर मुझे हाउस प्राइस कैलकुलेट करनी है, हाउस प्राइस, तो वो डिपेंडेंट होती है, हाउस प्राइस वो डिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ रूम्स के ऊपर, कारपेट के ऊपर, हमें ये सब कुछ पता है, कारपेट, राइट, और भी बाकी सारी चीजें हैं, लोकेलिटी वगैरह, उसके ऊपर हाउस प्राइस डिपेंड करती है। अब नंबर ऑफ रूम्स, कारपेट वगैरह जो भी वेरिएबल्स है हमारे पास, वो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, पियर्सन टेस्ट यूज करेंगे, पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट यूज करेंगे, कोरिलेशन टेस्ट यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज एक्स वेरिएबल्स विथ वाई वेरिएबल। अगर कुछ भी रिलेशनशिप में एक नंबर आता है मोर देन 0.5, तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे रिलेशन, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। कम भी आता है तो भी कभी कभी हम रख लेते हैं वो वेरिएबल्स, बट 0 आता है तो नहीं रखते हम, क्योंकि उनमें फिर कोरिलेशन नहीं है, बिना मतलब फिर उसको ऐड करना हमारे लिए वो कंप्यूट
कंप्यूटेशनली इंटेंसिव होगा वो टास्क, राइट। इसलिए वो हम ऐड भी नहीं करते वेरिएबल्स, हम सिर्फ उतने ही वेरिएबल्स लेते हैं जितना कि हमें हीट प्लॉट में मान के चलो कि मिलता है, राइट। हीट प्लॉट भी काइंड ऑफ पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट है, या फिर एक्सप्लिसिटली पियर्सन को यूज करो अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसा ऐसा है, तो आप क्या करो, वो बोलता है कि अगर फिर आपको इसमें और इसमें फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप आपकी, तो आप क्या करो, फिर स्पीयरमन यूज करो, क्योंकि अब दो सैंपल्स है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो आप क्या करो, स्पीयरमन कोरिलेशन रैंक कोएफिशिएंट यूज करो। अब ये आता है, ऐसा ऐसा दिखता है वो, देखो यहाँ पे। अब टारगेट वेरिएबल हमारा हाउस प्राइस है, हाउस प्राइस टारगेट वेरिएबल है, तो ऐसे ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक्स वेरिएबल्स है। जैसे कि टारगेट वेरिएबल यहाँ पे कुछ है, वाइन है, राइट। हमारा टारगेट वेरिएबल वाइन है, तो वाइन के ऊपर, वाइन के टेस्ट के ऊपर, वाइन के टेस्ट को कौन कौन से वेरिएबल्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सा वेरिएबल कर रहा है, और वो पॉजिटिवली कर रहा है, निगेटिवली कर रहा है, तो उसका मतलब भी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। टारगेट वेरिएबल तो हमें दिया गया है, और ये सारी पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज है। तो इस ग्राफ को हमें इंटरप्रेट करना है अब। तो यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा फ्लेवोनॉइड्स अफेक्ट कर रहे हैं वाइन के टेस्ट को। तो फ्लेवोनॉइड्स जितने कम उतनी वाइन की टेस्ट अच्छी, क्योंकि ये निगेटिव में है, माइनस है। फ्लेवोनॉइड्स जितने ज्यादा शायद टेस्ट उतनी कम। डाइल्यूटेड वाइन जितनी ज्यादा उतनी टेस्ट कम। डाइल्यूट किया आपने वाइन को तो टेस्ट भी कम होगी, जो भी है, राइट। ये सारे वेरिएबल्स हैं। अल्कलैनिटी है, अल्कलैनिटी जैसे बढ़ेगी वैसे ही टेस्ट बढ़ेगी, जो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये सारे पॉजिटिव है। ये काफी कम है ऐश, सिर्फ 0.05% ये अफेक्ट कर रहा है टारगेट वेरिएबल को। बट अल्कलैनिटी जैसे बढ़ रही है, टारगेट वेरिएबल की वैल्यू भी वैसे ही बढ़ रही है। ये 0.52 होगा तो वो भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और यहाँ पे जीरो रिलेशनशिप, और फिर यहाँ पे फिर से निगेटिव रिलेशनशिप, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इसका मतलब क्या, अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स है, एक है एक्सपीरियंस और दूसरी है सैलरी, और मैं एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ रही है, तो एक्स मेरा बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो ये हो गई पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर दूसरे कोई केस में एक्स बढ़ रहा है बट वाई कम हो रहा है, अब एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है बट वाई की वैल्यू कम हो रही है, तो ये है निगेटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पे वो भी दिखता है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अल्कलैनिटी विथ आवर टारगेट वेरिएबल इज पॉजिटिवली रिलेटेड, और ये यहाँ पे निगेटिवली रिलेटेड वेरिएबल्स है। अब पियर्सन, जनरली हम पियर्सन ही यूज करते हैं, बट यहाँ पे लिखा भी होगा अगर, यहाँ पे वो लोग हमें सुविधा देते हैं कि हम इंटरनली पैरामीटर ट्विक कर सके, पियर्सन की जगह पे स्पीयरमन लेके आए, तो आप वो चेक कर लो आपके साइड से। पियर्सन फीचर कोरिलेशन, पियर्सन अब फीचर कोरिलेशन भी है विद इन फीचर्स, एक्स और वाई वेरिएबल्स नहीं, अब अमॉन्ग वाई वेरिएबल्स रिलेशनशिप है। फिक्स्ड एसिडिटी वर्सेस पीएच हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल है, तो हम उसको ड्रॉप करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को ही कैंसल आउट करते हैं। अगर मान के चलो कि ऐसे दो वेरिएबल्स है मेरे पास, नंबर ऑफ रूम्स और कारपेट,
ये दो वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब नंबर ऑफ रूम्स बढ़ रहे हैं तो कारपेट भी बढ़ रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो हम इन दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल रखेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है इनका इफेक्ट कैंसल आउट एक तो होता है, या फिर वो एडिशनली बायसनेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है अमोंग एक्स वेरिएबल्स। एक्स और वाई की तो अब हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अमोंग एक्स वेरिएबल्स बात कर रहे हैं। तो ये टाइप के वेरिएबल्स भी हमें नहीं चाहिए होते हैं, जो कि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, या फिर कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली हो या निगेटिवली हो। अमोंग एक्स वेरिएबल्स अगर कोई भी रिलेशनशिप है तो हम उसको भी ड्रॉप करेंगे। तो वो कोरिलेशनशिप हमें हीट प्लॉट से मिलती है। ये हीट प्लॉट है, नॉर्मल हीट प्लॉट जो हमने मैटप्लॉटलिब में सीबॉर्न में देखा था उस लेक्चर में, वही है ये। बस यहाँ पे दो अलग अलग दिखाई, मतलब हमें दिखाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे वो ज्यादा इंट्यूटिव लगे हमें। सारे नेगेटिव रिलेशनशिप ये ग्राफ में दिखाई हम उसने हमें। देखो यहाँ पे कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्या? जहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे वो उन्होंने दिखाई नहीं है। और एक ग्राफ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर से निगेटिव है, ठीक है, कहीं तो पॉजिटिव होगा। ये दोनों निगेटिव निगेटिव है, कहीं तो पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे इस टाइप हम निकालते हैं दो ग्राफ, एक पॉजिटिव का ग्राफ, एक निगेटिव का ग्राफ। और अगर 0.86 0.79, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में, ये फ्लेवोनॉइड्स और टोटल फिनॉल्स के बीच में कितना हाई रिलेशनशिप है, 0.86% कोरिलेटेड है ये दो वेरिएबल्स, वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर ही। तो हम कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, दूसरा ड्रॉप कर लेते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल जब हम बनाते हैं, फिट करते हैं, उसके लिए जो भी वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट करने के अलग अलग ये क्राइटेरियाज है कि वी डोंट नीड द मल्टी कोलिनियरिटी अमॉन्ग एक्स वेरिएबल्स। बट अगर एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन है तो चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बताओ आप। हमने हाँ, एक्स और एक्स में अगर रिलेशनशिप है तो नहीं चलेगा, बट अगर एक्स और वाई में है, ये तो चाहिए एक्चुअली हमें, ये चलेगा। एक्स और वाई में रिलेशनशिप है, मतलब नंबर ऑफ रूम्स बढ़ रहे हैं तो हाउस प्राइस बढ़ रही है, तो ये एक्चुअली मदद कर रहा है ये प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये तो ऐसे तो वेरिएबल चाहिए हमें, बट इसमें और इसमें ही रिलेशनशिप निकल गई, तो ये नहीं चाहिए, ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट करेंगे इफेक्ट। तो ये नहीं चाहिए, एक्स एक्स नहीं चाहिए। हम फिर से इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम लीनियर रिग्रेशन देखेंगे, और लीनियर रिग्रेशन के कुछ अजम्पशंस होते हैं, अजम्पशंस हमें चेक करने पड़ते हैं। उसमें से दो अजम्पशंस ये है, 4-5 अजम्पशंस है, उसमें से दो अजम्पशंस, देयर शुड बी नो मल्टी कोलिनियरिटी एंड देयर शुड बी लिनियरिटी। ये दो है, लीनियर रिलेशनशिप अमंग एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड देयर शुड नॉट बी एनी मल्टी कोलिनियरिटी अमंग एक्स वेरिएबल्स। ये दो बहुत जरूरी है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके वेज हम देख रहे हैं आज। पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट और स्पीयरमन कोरिलेशन टेस्ट। अगर ये दो वेरिएबल्स, कोई भी दो वेरिएबल्स अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, तो पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट से रिलेशन निकालो, रिलेशनशिप निकालो उनके। अब पियरमन रिलेशन कोरिलेशन रैंक कब यूज करोगे आप? जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तब पॉजिटिवली होगा, निगेटिव होगा, कौन सा भी हो, चाहे सब डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया है पिछली बार, कौन सा भी रहने दो। बट जनरली हम पियर्सन ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि डेटा कैसे भी हो, हम बाद में क्या नॉर्मल ही कर रहे हैं। राइट राइट, वेरी गुड। तो हमें कन्वर्ट तो नॉर्मल में ही करना पड़ता है, हम इसीलिए स्पीयरमन को कभी यूज नहीं करते। मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए डेटा कोई भी अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो आउटलायर निकालो, फिर दूसरा मिन मैक्स स्केलिंग कर दो, उसको स्टैंडर्डाइजेशन कर दो। कोई कुछ भी करके हमें इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ता है डेटा। अब इस फॉर्मेट में लेके आ ही रहे हम, तो
क्यों ना पियर्सन ही यूज करे, क्यों स्पीयरमैन में जाना है। यहाँ पे भी इसीलिए शायद मुझे लगता है कि फीचर कोरिलेशन में स्पीयरमैन ही यूज किया है उन्होंने, बट उन्होंने शायद पैरामीटर देना चाहिए था स्पीयरमैन वाला भी। चेक कर लो आपके साइड से अगर दिया है तो। हाइपर पैरामीटर पास करने की कुछ ना कुछ तो इन्होंने फैसिलिटी देनी चाहिए थी। आप खुद की लाइब्रेरी तैयार करो और उसमें फिर बताओ, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करो अगर इसमें नहीं है तो। नहीं तो एक इशू टिकट क्रिएट करो इनके साथ और बोलो कि हमें ये भी फैसिलिटी चाहिए, तो शायद ऐड करें। यहाँ पे नहीं दिख रही है मुझे इस पेज में तो, और एक ही पेज तो दिख रहा है इनका, क्या है फिर अलग अलग पेजेस। ठीक है, जो भी है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर मल्टीपल सैंपल्स है, मल्टीपल कॉलम्स है हमारे पास, तो ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, मल्टी ग्रेटर देन वन सैंपल है तो। कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए स्पीयरमैन, यहाँ पे कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये पता चल गया होगा। अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखेंगे, पी वैल्यू कैसे इंटरप्रेट की जाती है ये भी आपको पता चल गया। चलो, हमारा ये पहला देख लेते हैं। अगर मैंने ग्राफ पिछली बार बताया था, अगर ग्राफ मिल गया, सॉरी ग्राफ नहीं, वो क्या था, एक डायग्राम था। बायस, अरे न्यू बायस नहीं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, हायरार्किकल एनएलपी बेसिक्स। अरे रैंडमली कैसे आ गए? To not create मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस बार मैंने काफ़ी एडवांस आपको पढ़ाया, बट मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़रूरत है, तो ये ग्राफ सिर्फ याद रखो जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ये फिर से मैं कर लूंगा, बट अभी के लिए ये देखो, डेटा टाइप्स अगर कंटिन्यूस है हमारे पास और टेस्ट ऑफ मीन्स निकालना है हमें, तो जी टेस्ट यूज करेंगे या फिर वन सैंपल के लिए, और जो कि उसमें रिकॉर्ड्स लेस देन 30 होने चाहिए। और दूसरी होती है टी टेस्ट, 1 2 और 1 2 टेस्ट, 1 2 के लिए होती है वो, और अगर 2 से ज्यादा है तो एनोवा यूज करेंगे हम। अब कल मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और कैटेगरिकल के लिए chi स्क्वायर टेस्ट, बस इतना ही याद रखना है। इफ वी हैव, अब
स्टेप 4 को कैसे आपने मॉडिफाई करना है, इस स्टेप 4 को। अब ये तो काफी, इस बार काफी डिटेल में लिया आपके लिए मैंने, पिछले इसमें नहीं लिया था, तो उतना ही सिंपल सिंपल रखो अभी के लिए। यहाँ पे क्या करना है, इफ वी हैव कैटेगरिकल, अब यहाँ पे 2 लाइनें ऐड करनी है। इफ वी हैव कंटिन्यूअस वेरिएबल वी कैन हैव जी टेस्ट और टी टेस्ट। if we have more than 30 samples we can use g test, otherwise we can use t test. If we have categorical data we can use test of independence, that means it is chi-square test. और फिर उसके बाद ये एक्सप्लेन करो जो भी करना है आपको आगे वाला। देन कैलकुलेट p value given p value for the given sample statistic and compare the p value with significance level. बट सबसे पहले कि आपको कौन सी टेस्ट कंडक्ट करनी है वो बताना पड़ेगा, वो गिवन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेस्ट ऑफ मीन्स है तो जी टेस्ट और टी टेस्ट यूज कर सकते हैं हम। तो टी टेस्ट कब, जब 1 सैंपल होंगे 2 सैंपल होंगे तब। हम मोर देन 2 सैंपल्स है तो अनोवा टेस्ट यूज करेंगे उस केस में, टेस्ट ऑफ मीन्स के लिए। अब ये हम 2 मिनट दे दो मुझे, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ चीज। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं और सारे स्टेप्स डिटेल में कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद एरर्स देखेंगे, एरर्स क्या होते हैं। एक मिनट दे तो मुझे, एक एग्जांपल निकाल लेते हैं हम। तो अभी तक हमने ये देखा है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होता है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ये सारे सेम ही है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट बोलो, एबी टेस्ट बोलो, हाइपोथेसिस टेस्ट बोलो। Statistical test helps us in rejecting or not rejecting our null hypothesis by providing us with a test statistic, a single value from our sample data. And this test statistic measures the extent to which sample data agrees with the null hypothesis. If it gets agrees, then the null hypothesis is not rejected, else it is rejected. ये हमने अभी देख लिया। But there are multiple statistical tests for different use cases. वो भी हमने देखे कि कौन कौन से अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो हम कैरी आउट कर सकते हैं। बट सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी टेस्ट यूज करनी है, तो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। स्टैटिस्टिकल टेस्ट अनेक प्रकार की होती है और वो जनरली किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मेनली हमने वो भी देखा, राइट। नॉर्मली है तो पैरामेट्रिक यूज करेंगे, नॉर्मली नहीं है तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, वेदर इट इज नॉर्मली और स्क्यूड। सैंपल साइज के ऊपर ये एक हमने देखा क्राइटेरिया। सैंपल साइज के ऊपर भी अलग अलग हम टेस्ट यूज कर सकते हैं। वेरिएंस नोन है कि नहीं है, वेरिएंस गिवन और नॉट। टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा अगर कंटिन्यूअस है तो टी वैल्यू,
टी टेस्ट या जी टेस्ट, और अगर कैटेगरिकल डेटा है तो काई स्क्वायर टेस्ट। तो इतने इतने ही है, ठीक है। अब जी टेस्ट यूज करेंगे, कब यूज करेंगे? जब डेटा नॉर्मल हो। और काई स्क्वायर यूज करेंगे जब डेटा नॉर्मल नहीं है तो, या फिर कैटेगरिकल है तो, दोनों केस में। और उसमें भी 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट, ये भी हमने देखा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा क्या होता है। Probability distribution is a statistical function whose output is the probabilities of the occurrence of different events of an experiment। जैसे कि ये वाली अगर है कर्व, बेल शेप्ड कर्व, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको। और ये है राइट टेल टेस्ट, राइट टेल, लेफ्ट टेल, राइट टेल, ये सब कुछ हमने देख लिया है अभी। इसी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। सेम ग्राफ बनेंगे आपके लेफ्ट और राइट साइड में। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। चलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज अबाउट मीन एज ऑफ पेशेंट्स, मीन एज ऑफ पेशेंट्स दैट विजिट अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास जाने जो भी पेशेंट जाते हैं उनका मीन एज क्या है। अब हमें मीन एज पता है, वी नो, हम लिखते हैं यहाँ पे वी नो we know that the mean age is 18 and the standard deviation is 8। अब हमें ये भी बोला गया है कि लेट्स अज्यूम डेटा follows normal distribution। We think that data is normally we think that mean age is not 18 but is in fact larger than 18। फिर से पढ़ लो। अब एक्चुअली दोनों हाइपोथेसिस और ये दोनों इन्होंने ही दिया है, ठीक है, हमें डिसाइड भी करने की जरूरत है नहीं।
ये दोनों उन्होंने ही दिया है। सोचो कि सोचने की भी जरूरत है नहीं एक्चुअली यहाँ पे। जेड टेस्ट हाँ, क्या बोले? जेड टेस्ट कर सकते हैं उसको। कैसे डिसाइड किया? जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और वो मतलब जो एज मीन एज है वो भी पता है और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी हम लोग को। हाँ, मीन पता है, राइट? हाँ सर ये मीन्स तो बट यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सैंपल्स कितने हैं। सैंपल नहीं लिखा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड में मानना है वो तो। बट एक्चुअली नॉर्मल लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर सैंपल साइज एक्सप्लिसिटली नहीं भी दिया हमें, बट हमें बोला गया है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें जी टेस्ट की यूज करनी है उस केस में भी, क्योंकि लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब पाया जाता है? जब आपके पास 30 से ज्यादा सैंपल्स हैं। बट ये कैच है यहाँ पे, और मैंने पहले भी यहाँ पे एक बोला है कि ये पूरा जो चीज है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना करवाना जो भी है, ये ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सब्जेक्टिव है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे उसको इसके साथ प्रोसीड कर रहे हो। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि मीन एज कितना है, H0। H0 क्या है कि म्यू इज इक्वल टू 18 बोला है उन्होंने। यस। We know that the mean of age 18, but in fact larger than 18. But यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या आना चाहिए? नॉट इक्वल टू। नॉट एट। नॉट इक्वल टू ही होना चाहिए। बट इन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है हमें कि इसको क्या करो, म्यू इज ग्रेटर देन 18 ले लो और कैलकुलेट करो। तो मैंने ये पढ़ाने के दौरान भी आपको ये बताया था कि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इक्वल टू के बाद नॉट इक्वल टू। बट ये आपको याद रखना है कि आप जब भी कंडक्ट करोगे, आपकी कंपनी में टेस्ट कंडक्ट करने की नौबत आएगी। वैसे भी काफी कम डेटा साइंटिस्ट को हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वर्क या प्रोजेक्ट मिलता है, सिर्फ बड़ी कंपनी में, जैसे कि अमेजन हो गया बस। बाकी तो कोई यूज नहीं करता इसको। इतने इतने रिसोर्सेज नहीं है कि छोटी छोटी बात के ऊपर ये लोग हाइपोथेसिस टेस्ट और वो सब कंडक्ट कर सके, और उसके लिए डेडिकेटेड रिसोर्स रख पाए हम। तो बट यहाँ पे आपको जब कैलकुलेट करते हैं तब नॉट इक्वल टू लेके कैलकुलेट करना है, ताकि आपकी जो पी वैल्यू है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इससे ज्यादा होनी चाहिए एक तो, या फिर इससे कम होनी चाहिए, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट बनेगी उस केस में। बट इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ। जो दिया है, जो पूछा है, वही हम यूज करेंगे। अब हमें क्या क्या दिया है? ग्रेटर देन 18। तो मुझे ये बात बताओ, ये राइट टेल टेस्ट है या लेफ्ट टेल टेस्ट है? पी वैल्यू कहाँ आनी चाहिए? यहाँ। लेफ्ट टेल। राइट टेल है ना, ग्रेटर देन है। राइट टेल है ग्रेटर देन। यहाँ पे देखो, राइट टेल। अब ये आएगा राइट टेल टेस्ट। अब हमें क्या क्या दिया है? तो राइट टेल्ड मतलब ये रीजन ऑफ रिजेक्शन है, इसको बोलेंगे हम रीजन ऑफ रिजेक्शन। रीजन ऑफ रिजेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग द सैंपल मीन ऑफ एज, सैंपल मीन एज। सो वी यूज जी टेस्ट, जो कि आपने भी बताया। जनरली तो जी टेस्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेते हैं डेटा हम, और सैंपल्स भी मोर देन 18 लेते हैं। तो ये कॉमन और काफी फेमस टेस्ट है, जी टेस्ट। तो टेस्ट डिसाइड की हमने। टेस्ट टेस्ट कैसे डिसाइड की? कौन सी? पहले तो ये
ये डिसाइड किया कि डिसाइड नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये होने के बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दूसरी स्टेप क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये कितनी है, 5%। ये हमने कितनी सेट की, 0.05 अल्फा, अल्फा इक्वल टू 0.05 सेट की। तो दूसरी स्टेप हो गई। तीसरी स्टेप, सेलेक्ट द टेस्ट। कौन सी टेस्ट यूज करोगे आप? हियर द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन इज गिवन, वी आर यूजिंग जी टेस्ट। अब जी टेस्ट यूज करने के बाद अब हमें एक्चुअली जी टेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर्मूला क्या है, जी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। ये फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, जहाँ पे मीन 0 होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। वही फॉर्मूला ये है जी टेस्ट का। अब यहाँ पे पॉपुलेशन मीन क्या है, सॉरी, पॉपुलेशन मीन हमारे पास 18 है। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का, आठ है वो, सिग्मा है हमारे पास। सैंपल मीन, और सैंपल साइज। अब अलग अलग सैंपल मीन आप ले सकते हो। एक एक एक्चुअली हमारे पास एक कस्टमर आया मान के चलो, और सॉरी पेशेंट आया, और उसका हमने सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन 18 है, राइट हमारे पास। सैंपल मीन मान के चलो 21 है, उन्होंने ही दिया है, ये सारा उन्होंने ही दिया होता है, इसमें एक दो लाइनें ऐड कर लो। और सैंपल साइज 30, ये भी उन्होंने ही दी है। यहाँ पे सिर्फ वो दोनों लाइनें ऐड कर दो कि सैंपल मीन इज दिस 21 एंड सैंपल साइज इज 30। ये सब कुछ उन्होंने दिया होता है, हमने वो ऐड नहीं किया हमारे साइड से। ये चारों पैरामीटर्स दिए तो ही हमें जी स्कोर मतलब हम निकाल सकते हैं। ये सब कुछ गिवन है। अब ये गिवन है तो हमें सिर्फ जी स्कोर फाइंड आउट करना है, विच इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। अब ये क्या आएगा, 21 माइनस म्यू कितना है, 18 है, डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 30 सैंपल साइज। तो वो कितना आता है, तो वो आता है 2.054 आता है, 2.054। क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 0.05 है क्रिटिकल वैल्यू। अब इसके ये जो स्कोर आया है हमारा जी स्कोर, उसका आप पी वैल्यू कैलकुलेट करो, या फिर इसका जी वैल्यू कैलकुलेट करो। पी वैल्यू जी वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं होनी चाहिए, ये तो पी वैल्यू है, इसका भी फिर पी वैल्यू निकालो और पी वैल्यू के साथ थ्रेशोल्ड पी वैल्यू को कंपेयर करो, नहीं तो फिर इसका जेड वैल्यू निकालो। अब इसका जेड वैल्यू अगर निकाला आपने तो वो आता है 1.645, ये फिक्स होता है, ठीक है, ये याद ही रखना पड़ता है हमें, क्योंकि ये फिक्स है, लेवल तो फिक्स होती है हमारी, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये है। या फिर सर्च करो, वो मिल जाएगा आपको जी टेबल से। कल के लेक्चर में हम वो भी देखेंगे।
1.645। तो ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब ये वाली है, ये जो ये P है, P की वैल्यू कितनी है 1.645। इसके करस्पॉन्डिंग जी स्कोर है वो, और हमारा जी स्कोर कितना आया 2 आया, मतलब यहाँ गया वो। Our test statistic is greater than our critical value, hence we can reject null hypothesis. We can, ये रिजेक्शन जोन है, ये वाला जोन जो है वो रिजेक्शन जोन है। And we can reject null hypothesis, ये लास्ट स्टेप, null hypothesis। नहीं तो इसके अराउंड पी वैल्यू अगर हमने देखी, इसके अराउंड पी वैल्यू, इसकी पी वैल्यू 2.054 की अगर पी वैल्यू हमने करस्पॉन्डिंग जेड से पी वैल्यू के, जेड वैल्यू का कन्वर्जन पी वैल्यू में करना है, तो इसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे पी वैल्यू में। तो 2.05 कोई देखेगा 2.05, जी स्कोर कितना है 2.054, 0.1998 है पी वैल्यू उसकी, 0.01 है। 0.05 से कम है कि नहीं है, और वो वन टेल टेस्ट है, राइट। ये राइट टेल टेस्ट मतलब वन टेल टेस्ट है, ये भी हमने दे दिया है उसको, देखो यहाँ पे। और यहाँ पे जी स्कोर की करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो पी वैल्यू कितनी मिली 0.0199। अब ये 0.05 से कम है या ज्यादा है, कम है 0.05 से। कम है, राइट। तो अब हम क्या बोलेंगे फिर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। करेंगे। हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए था वही मिला है, 0.05 से कम चाहिए था, कम ही मिला है। नल तो एक्सेप्ट करने, एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाँ नल तो करनी नहीं है इसमें, नल तो रिजेक्ट करना है हमें, तो वही बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेटर्स मिलते हैं, तो ये ऐसे कैलकुलेटर्स यूज करो, नहीं तो जी टेबल भी मिलता है, ठीक है, हम वो भी देखेंगे एक बार। जी टेबल की वैल्यू ऐसा इस टाइप मिलता है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा जी स्कोर फार्मूला, राइट। और यहाँ पे देखो जी स्कोर कितना बोला है उन्होंने 0.0, नहीं 2 पॉइंट बोला है, राइट। ये पहले से प्री डिफाइन है। हाँ ये प्री डिफाइंड होता है, ये सब कुछ प्री डिफाइंड होता है। और यहाँ पे भी ये कैलकुलेट किया मतलब कुछ नहीं किया, ये इन्होंने हमें सिर्फ वैल्यू ढूंढ के निकाली हो उस टेबल में से, ये टेबल इस टाइप होता है। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट कितना है 2.054 का कहाँ पे है, यहाँ पे है 0 पॉइंट, यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखो ये वैल्यू है 0.99798।
0.9798 है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू, देखो 0.9798 है, 9798। अब 1 माइनस 0.9798 करो। 1 क्यों करना है ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये राइट टेल टेस्ट है, तो ये टोटल हम एक मानते हैं इसको, यहां से यहां तक ये हो गया 1। 100% एरिया कवर, 100% एरिया कवर। अब यहाँ पे ये वैल्यू निकाली है उन्होंने, ये वाली, ये वाली निकाली है मान के चलो। अब ये वैल्यू वैल्यू कितनी आ गई? 97%, 9798, 0.9798। अब यहाँ पे क्या करो, 1 माइनस 1 माइनस ये पोर्शन फाइंड आउट करना है ना हमें, ये पूरा 1 माइनस 9798 करो, वो आता है 0.0202। मतलब क्या, ये यहां से इस साइड से ये कितने अंतर पर है? ये 0.0202 पे है, यहाँ पे आ गई है वो वैल्यू एक्चुअली 0.0202 यहाँ पे है। फिर ये जो p वैल्यू है हमारी, p इक्वल टू 0.05, इससे ये कम ही है, इससे ये वैल्यू कम है, मतलब ये रिजेक्शन जोन में आ रही है एक्चुअली ये वैल्यू। सर अल्फा तो ये फिर इधर आ जाएगी हमारी है, कहाँ पे? ये आपकी अल्फा जो है, अल्फा से बड़ी हो जाएगी। कौन सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी? अब देखो, अब यहाँ पे ये है 100%, राइट? ये अब 100% है, तो हमें मिल गई है ये वैल्यू 0.9798। अब 9798 एक्चुअली राइट, क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है, तो हमें यहां से मेजर करना है। अब 9798 के आगे कितना एरिया है, तो आगे सिर्फ 0.02 है, तो सिर्फ अब ये रिजेक्शन जोन है, अल्फा की वैल्यू, अल्फा थ्रेशोल्ड है। अब यहाँ पे जो आई है हमारी 0.9798, वो यहाँ से शुरू हो रही है और शायद यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, राइट? ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, तो ये 95% से ज्यादा है। 95% हमारी जो थ्रेशोल्ड है, यहाँ से गिना जाए तो 95%, पीछे से गिना जाए तो 5% अल्फा लेवल। यहाँ से 95 से कंपेयर करो या फिर उल्टा 5% से कंपेयर करो, एक ही बात है वो। अब ये 97 95 से ज्यादा ही है ना, अगर यहाँ से गिना तो आपने इस साइड से, और इस साइड से गिना तो आपको 1 से माइनस करना पड़ेगा ये इतना पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, तब आप यहाँ से निकालोगे, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट बाउंड्री से निकाल पाओगे। लेफ्ट बाउंड्री से निकालो या फिर यहाँ से निकालो, ये 95% फिर यहाँ से आ जाएगा। 95% तो अल्फा है, अब हमारी वैल्यू आ गई 97%, मतलब इस रीजन में आ गई जो हम चाहते थे, उस रीजन में आ गई। अगर अल्फा की वैल्यू, बट ये वाला हम सिनेरियो नहीं कंसिडर करते एक्चुअली, ये एक ही है, बट अल्फा की वैल्यू 0.05 या 5% जब हम बोलते हैं, तब हमें ही इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, 1 माइनस फिर इस यहाँ देखना पड़ता है, 1 माइनस 97.97, तो आती है 0.02, और 0.02 इज लेस देन 0.05, दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। कहीं से भी जाओ, यहाँ से जाओ, जी वैल्यू के साथ जी वैल्यू कंपेयर करो, ये वाला जब आता है जी वैल्यू, तो इसकी भी जी वैल्यू हमें पता होती है, 0.05 की जी वैल्यू। यहाँ पे हम देखेंगे 0.0, नहीं जी स्कोर है तो पी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट पी वैल्यू है तो पी वैल्यू कितनी है? 0.05 है, 0.05 है तो 0.5199।
ठीक है, ये उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है, जो भी है वैल्यू के जी वैल्यू के साथ कंपेयर करो या फिर उसका कन्वर्जन पी वैल्यू में कर दो। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, हम फिर से इस एग्जांपल को फिर से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। ये तो clear है। क्लियर है सर। क्लियर है? सुशांत, मोनिका, रोहित? जी सर, क्लियर। क्लियर, क्लियर, राइट? हाँ, क्योंकि ये सिंपल है, राइट? सब कुछ तो ये एक्चुअली दिया है यहाँ पे, ये दिया है तो हमें वो टेस्ट कौन सी कंडक्ट करनी है ये भी पता है, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर एक्चुअली ये डिसाइड होता है कि रिजेक्शन जोन कहाँ पे है, यहाँ पे है या फिर इस साइड में है या फिर दोनों साइड में है। तो दोनों साइड में है तो फिर से डिवाइड होगा, 0.05 का डिवाइडेड बाय 2 होगा वो, यहाँ आधा यहाँ आधा। तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है हमें, हमें सिर्फ ये स्टेप्स आपको आप बताना आना चाहिए जो हमने यहाँ पे बोला है। अभी वैसे भी होता है, जैसे मैं कोई पांडा में जैसे मैं मिल रहा है, उससे मैं कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, ऐसा कुछ भी पूछा जाता है कभी? कौन सा पूछा? नहीं, वो नहीं हमें पूछा। कोई जैसे डेटा फ्रेम हमें दे रखा है कोई भी, तो उस पे हमने किसी को हमें दे दिया कि हाँ इस कॉलम पे मैं दिखाऊं। हाँ, पी वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो हम देखेंगे वो, प्रैक्टिकल में देखेंगे वो। थैंक यू। हाँ, पी वैल्यू एकदम सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हो हर कॉलम की, वो मैं आपको बता दूंगा। बट आपका यही पाइथन में इम्प्लीमेंट करो, वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक थ्योरी क्वेश्चन तैयार होगा इसमें, और वो ये है। और आपको अगर बहुत ही डिटेल में पूछा तो ये वाला एग्जांपल दे दो आप, CTR वाला, क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ेंगे। हम एक वेब पेज पे यहाँ पे बटन लगाया था, फिर दूसरे में यहाँ पे बटन लगाया था, और जो भी हमने लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, वही रिपीट करना है अलॉन्ग विद दिस स्टेप्स। बस इसमें एक यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है कि इफ वी हैव नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा वी कैन यूज जी टेस्ट, if we have categorical data we can use chi-square test, और if we have less than 30 samples we can use t-test। ऐसा करके कुछ भी यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स उसको एक्सप्लेन करो, ये वाले जितने भी समझ में आए हो। नहीं समझ में आए या फिर बहुत ही हेवी लग रहे हो, ये सारी चीजें छोड़ दो। दो पॉइंट एटलीस्ट आपको एक्सप्लेन करने चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। पहला पॉइंट, if this data is normally distributed we can use g-test, otherwise if the data is not normally distributed we can use chi-square test। बस इतना बोलो, या फिर टी टेस्ट सैंपल साइज कम है तो टी टेस्ट यूज करो, इतना बोलो। कौन से भी 2-3 सेंटेंस उठाओ जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, और यहाँ पे ऐड कर दो इससे पहले। चलो, ये भी क्वेश्चन में पूछूंगा आपको। क्योंकि है ही कितने स्टेप्स, ये 3 तो काफी सिंपल स्टेप्स है। स्टेट द नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सेट योर सिग्निफिकेंस लेवल, कलेक्ट सैंपल डेटा एंड कैलकुलेट सैंपल स्टैटिस्टिक्स, देन कैलकुलेट पी वैल्यू कैलकुलेट करो। सैंपल स्टैटिस्टिक्स मतलब ये अपने सैंपल के साथ जी स्कोर वगैरह जो भी कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, वेरिएंस दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसका जो नहीं है अवेलेबल वो निकालो सिर्फ। अब जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, वो हमने डायरेक्टली जेड कैलकुलेट किया, बट अगर नहीं दिया है तो वो पहले कैलकुलेट करके ले लो, और फिर कैलकुलेट पी वैल्यू, कंपेयर द पी वैल्यू विद सिग्निफिकेंस लेवल एंड देन रिजेक्ट और डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, दैट्स इट। और अगर फॉलोअप क्वेश्चंस कुछ कोई पूछ लेता है तो पूछेगा कि फिर आप राइट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट और ये सब चीजें क्या होती है।
तो ये भी पता है अब आपको। राइट टेल टेस्ट क्या होता है? इफ द पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन वैल्यू, we can have right tail test. If the population mean is less than value, we can have left tail test. ये तीनों अगर फॉलोअप क्वेश्चन पूछ लेता है तो, वैसे तो नहीं पूछेगा कोई। तो ये है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस। ये है हमारे डेटा साइंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पियर्सन और स्पीयरमन। और भी कंसेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, अब हम वो देख लेंगे। अरे मैंने यहाँ पे हमारा गिटहब ओपन नहीं किया क्या अभी तक? हाइपोथेसिस 1 में क्या बचा है? हाँ, ये बचा है टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार हम वैसे भी रिवाइज करने वाले हैं इस कंसेप्ट को। बट हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कुछ एरर्स आते हैं। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग relatively small samples are used to answer questions about population parameters. Population parameters के बारे में बताने के लिए हम relatively smaller sample size लेते हैं और particular से generalize करते हैं कोई भी चीज। मैं हमारे 10 लोगों का ही डेटा ले रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं सारे लोगों का मीन हाइट इतना ही है, और मैं आपके 10 लोगों की हाइट नाप रहा हूँ और मैं पॉपुलेशन पैरामीटर को आंसर कर रहा हूँ। क्या मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली जनरलाइज कर रहा हूँ मैं with small samples. There is always chance that the selected samples is not representative of the population. अब हो सकता है मेरे क्लास में कोई बच्चे मतलब बहुत ऊंचे ना हो और मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं एवरेज हाइट ऑफ इंडियन पीपल इज अराउंड 4.9। नहीं, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ये सेंटेंस। Therefore there is always chance that conclusion deduced is wrong. यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस इन फेवर ऑफ सर्टेन हाइपोथेसिस। इन अदर वर्ड्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ statistical analysis to determine if observed differences between two or more samples are due to random chance or to be difference in the samples. अगर 2 से ज्यादा सैंपल्स है हमारे पास और उनका डिफरेंस, उनमें जो भी डिफरेंस है वो बाय चांस है या फिर कोई डिफरेंट रीजन है, मतलब कोई डिफरेंट रीजन है उसके पीछे, या फिर सिंपली बाय चांस है। Since we are computing the probability of an experiment, it can be deduced that the interpretation of the hypothetical test is purely probabilistic. This means that outcome of the experiment can be misunderstood. तो कभी कभी ये गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। अब गलत रिजल्ट्स कैसे कैसे मिलते हैं देखो एक बार यहाँ पे। नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस ट्रू था बट हमने वो रिजेक्ट किया, तो उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव या फिर टाइप 1 एरर। नल हाइपोथेसिस तो ट्रू था बट मिस्टेकनली वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। अगर ये सिनेरियो आता है तो उसको बोलेंगे हम टाइप 1 एरर। और नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमारा कैलकुलेशन भी बोलता है कि वो फॉल्स ही है, रिजेक्ट ही कर रहे हैं हम, तो ये तो करेक्ट आउटकम है, उसको बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव। अब तीसरा सिनेरियो देखेंगे जहां पे नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब हम एक्सेप्ट ही कर रहे हैं एक प्रकार से, तो ये तो करेक्ट आउटकम है, ठीक है, ट्रू निगेटिव। अब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हम एक्चुअली नल हाइपोथेसिस ट्रू कर रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट से,
उसको बोलेंगे हम टाइप 2 एरर या फिर फॉल्स निगेटिव। ये इसको बोलते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब आपको पता लग गया होगा कि इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, ये सच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, राइट। इसको बार बार पढ़ो जैसा चाहो, मैं एक दो बार और मतलब समझा दूंगा इस चीज को आपके लिए, बट आपको ये याद रखना है, याद ही रखना है, क्योंकि यहां से भी ये क्वेश्चन तैयार होता है। व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स, लिख लो। जो भी मैं बोलता हूँ ना क्लास में वो लिखा करो, ताकि फिर आपको सेपरेट क्वेश्चन पेपर ये मतलब भेजने की जरूरत नहीं है मुझे, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पूरे। इसमें अभी तक तो मैंने 2 ही क्वेश्चन आपको पूछे हैं। पहला, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए बी टेस्टिंग। सेकंड, व्हाट आर टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ 2x2 मैट्रिक्स विच कंसिस्ट्स ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू निगेटिव। रट्टा मार लो, जैसा भी करना है करो। और ये भी बताओ कि टाइप 1 एरर occurs when null hypothesis is true but we reject null hypothesis during experiment is called type 1 error, and type 2 error is when the null hypothesis is false but we fail to reject null hypothesis in our experiment, that is called false negative। बस ये 2 सेंटेंसेस उसको चेपनी है आपको, इंटरव्यूअर के सामने इतनी बतानी है, दैट्स इट। बट ये याद नहीं रहता, कितना भी करो इंटरव्यू के पहले फिर से एक बार देखना पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लिख लो, खुद के नोट्स निकालो, तभी वो जाके होगा। और हर रोज तो 1 या 2 ही तो क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ आपके साथ, हार्डली। तो आपके सारे नोट्स रेडी चाहिए। इफ द पी वैल्यू इज स्मॉल, देखो यहाँ पे आप, इफ द पी वैल्यू इज स्मॉल, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस इंडिकेट्स आइदर 2 सिनेरियोस। If the p value is small, we null hypothesis is false, we are right, and null hypothesis is true, and some rare and unlikely event occurred, we made a mistake। Mistake कहाँ होती है? This is type of error is false positive, type 1 error, मतलब वो पॉजिटिव नहीं है बट मेरे मॉडल ने पॉजिटिव बोला है उसको, type 1 error। On contrary, if the p value is large, failing to reject the null hypothesis indicates either 2 scenarios। अगर ये large है और we are failing to reject the null hypothesis, तो 2 large scenarios है उसमें। कौन सा है? The null hypothesis is true, we are right, and null hypothesis is false and rare and unlikely event occurred, we made a mistake। In that case, we made a mistake। This type of error is called false negative or type 2 error। यहाँ पे जो लिखा है वो बोलो, या फिर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको वो बोलो, जो भी बोलना है आपको इंटरव्यू में। ये मिस्टेक्स होती रहती है, क्लासिफिकेशन टास्क में होती है जनरली मिस्टेक। और ये क्लासिफिकेशन टास्क का एक इवैल्यूएशन मैट्रिक भी है, हमारा क्लासिफायर, हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल जो क्लासिफिकेशन टास्क के लिए हमने बनाया है, कैट वर्सेस डॉग। वहां पे कैट को डॉग बोलना या डॉग को कैट बोलना, ये होता रहता है। 5-10-20% एरर्स हो सकते हैं, उसी को टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स बोलते हैं, जहां पे पेशेंट डायबिटिक नहीं है बट उसको बोला गया है कि तुम डायबिटिक हो, फॉल्स पॉजिटिव। और फॉल्स निगेटिव, पेशेंट डायबिटिक है बट हमारा मॉडल बोल रहा है कि वो डायबिटिक नहीं है, फॉल्स निगेटिव। अब फॉल्स पॉजिटिव आप प्रेफर करोगे कि फॉल्स निगेटिव प्रेफर करोगे, ये एक तीसरा क्वेश्चन तैयार होगा यहाँ पे। तो फॉल्स पॉजिटिव, तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस के ऊपर कि कौन सा हम अफोर्ड कर सकते हैं।
अब एक एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट पे स्कैनिंग हो रही है। एयरपोर्ट है हमारा और यहाँ पे एक स्कैनिंग हो रही है। हर एक कस्टमर, हर एक पैसेंजर को इससे गुजरना पड़ता है। तो हमारा मॉडल ये जवाब दे रहा है कि उसके पास बॉम्ब है कि नहीं। उसके लिए उसने ट्रेनिंग ली है और ये जाते वक्त ये देख लेता है बॉम्ब है कि नहीं है। जो भी है उसका फोटो निकालेगा या फिर एक्सरे निकालेगा, एक्सरे को एनालाइज करेगा। यहाँ पे एक एक्सरे मिलेगा, उसको एक्सरे को एनालाइज करेगा हमारा मॉडल और बोलेगा कि इसने बॉम्ब, मतलब ये पैसेंजर बॉम्ब लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर नहीं जा रहा है तो उसकी चेकिंग नहीं होगी, अगर जा रहा है तो ही उसकी चेकिंग होगी। अगर मेरे मॉडल ने बता दिया कि वो जा रहा है बॉम्ब लेके, तो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स निगेटिव के ऊपर आप, अगर गलती से अगर ये हो गया कि मतलब पैसेंजर गया है और बॉम्ब लेके गया है और उसका चेकिंग नहीं हुआ, तो ज्यादा डेंजरस है, राइट। तो बॉम्ब है मतलब पॉजिटिव है, बॉम्ब नहीं है मतलब निगेटिव है। बट फॉल्स निगेटिव क्या है, उसके पास बॉम्ब है बट हमारे मॉडल ने नहीं दिखाया, फॉल्स निगेटिव। उसके पास बॉम्ब है, हमारे मॉडल ने नहीं दिखाया, वो गया अंदर, फॉल्स निगेटिव। अब फॉल्स निगेटिव टाइप 2 एरर है। अलग अलग सिनेरियोज में ये अलग अलग उनका इम्पोर्टेंस है। और भी है क्रेडिट कार्ड फॉल्ट, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फ्रॉड डिटेक्शन में अगर कस्टमर फ्रॉड है, फ्रॉडुलेंट है, सॉरी क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हुआ है, या और फ्रॉड नहीं हुआ, तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन वर्सेस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट वर्सेस नॉन फ्रॉडुलेंट। अब यहाँ पे क्या होता है जनरली, अगर मेरा मॉडल ज्यादा कस्टमर्स को फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर रहा है, और वो फॉल्स कर रहा है, फॉल्स फ्रॉडुलेंट, तब भी कॉस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे। फिर मुझे मैन्युअली देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सही में हुआ है या नहीं हुआ है। कम कॉस्ट है, मैं निग्लेक्ट भी कर सकता हूँ जब तक क्लाइंट खुद बता के या ये फॉल्स हुआ है। यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व है और यहाँ पे भी कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर मैंने नॉन फ्रॉडुलेंट लिया, फॉल्स पॉजिटिव, राइट, फ्रॉडुलेंट फॉल्स फ्रॉडुलेंट दिखाया, या फिर नॉन फ्रॉडुलेंट बिहेवियर है उसका भी फ्रॉडुलेंट दिखाया, या फिर फ्रॉडुलेंट का नॉन फ्रॉडुलेंट दिखाया, तो इन दोनों केस में कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है। तो जनरली ये दोनों टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स हम रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, कोई एक नहीं, फिर हम यहाँ पे दोनों, शायद दोनों करेंगे। अब इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन है लोगों के, आप कुछ देख सकते हो ऑनलाइन कुछ मिलता है तो। देखो यहाँ पे काफी सारे रिसर्च की हुई है उन्होंने।
true, positive, false, negative. Our best measure supplements traditional comparison matrix and is estimated separately by auditors. And the high number of false positive makes all 7 models considered too costly. इन्होंने क्या किया है? The high number of false positive, false अगर ज्यादा है तो makes all 7 models considered too costly for auditors. Actually ये costly है, काफी costly है. और false positive तो यार मतलब ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट नहीं, फ्रॉडुलेंट बोल रहे हैं उसको, उसमें ज्यादा कुछ इन्वॉल्व है, क्योंकि हम फिर मैं उसको उसका ट्रांजैक्शन ब्लॉक करते हैं, उसका शायद क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करें टेम्पररीली, फिर वो कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, वो आपको कॉल करके अनब्लॉक करने के लिए बोलेगा, जो भी है. When we consider extreme subsamples in which a priori the likelihood of misreporting is greater for investors M score, and when we used high cutoffs F where F score, F1 score are only models providing a benefit. The other models are only economical viable when applied the extreme subsamples. ठीक है, इतना तो पता चल गया हमें एटलीस्ट. बाकी इतना कौन पड़ेगा? Type 1 and type 2 error can lead to confusion providing बट ये डिपेंड करता है, ये तो इतना पता चल गया आपको. बिजनेस केस के ऊपर डिपेंड है कि एग्जैक्टली रिड्यूस क्या करना है या दोनों रिड्यूस करना है, किसके साथ कॉस्ट एसोसिएटिव है. इसके अराउंड कुछ वीडियो भी मिलेंगे को. ये हम फिर से देखने वाले हैं, ठीक है. टाइप 1 टाइप 2 एरर ये फिर से होंगे, बट बाद में हम एज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स उसको पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला नहीं. तो अभी किसी ने अगर ये जनरली टाइप 1 टाइप 2 पर आता है, इतनी डिटेल में नहीं बताते कोई सर. आप जो डिटेल बताते वो नहीं बताते, टाइप 1 टाइप 2 पर ही रहता है इनका सब. हाँ राइट, ठीक है ठीक है. बाकी तो सारे लोग इतना ही एक्सप्लेन कर रहे होंगे. या फिर वो मशीन लर्निंग का कंफ्यूजन मैट्रिक्स डिफाइन करके वो होते हैं, बताते हैं उसके ऊपर. ठीक है, इतना मोर देन सफिशिएंट है. जो भी हमने पढ़ा है वो इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन, और सिर्फ हम ये देख रहे थे कि अगर कुछ मिलता है कि इसके अराउंड कॉस्ट इन्वॉल्व अराउंड. बट ठीक है, इतने 2 एग्जांपल सफिशिएंट है, दोनों भी हमने देख लिए. ठीक है, इतना इतना सफिशिएंट है. तो आज तक क्लियर है सबको? यस सर. गुड गुड. Yes, sir. क्लियर, सबको क्लियर है राइट? गुड गुड. अब चलो, कल कल तो पूरा खत्म होगा. अनोवा टी का स्क्वायर तीनों खत्म करेंगे कल 2 घंटे में. 2 घंटे से. और पूछेंगे तो आज आज जो भी आज मैंने पढ़ा है उतना ही पूछने वाले वो लोग, ज्यादा नहीं पूछने. बाद में तो ऐसा है कि चलो हमारे हमारे लिए है वो, क्योंकि काफी कुछ चीजें पढ़ेंगे आप तो एटलीस्ट वो याद रहेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट.
और क्या डिस्कस करना है? अगर आपको एक आईडी एक्सप्लोर, किसी को अगर टाइम है आज, तो एक आईडी एक्सप्लोर करो आप और मुझे हमें बताओ कि ये कितना अच्छा है। ठीक है, लाइटनिंग एआई ये आईडी है कोलैब जैसा, फ्री जीपीयू यूज करो और वो हमें भी बताओ। ऑनलाइन है नहीं, मतलब सिस्टम पर इंस्टॉल करना है या उनके प्लेटफॉर्म पर यूज करना है? ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, सिस्टम पे नहीं यूज करना है इसको। ठीक है, देखता हूँ उसको। हाँ, अगर टाइम है तो फिर आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है विवेक, आपको मैं चाहिए तो इस ग्रुप में एक ऐड कर लेता हूँ। हमारे पेटेंट प्रोजेक्ट का एक ग्रुप है, एक सेकंड, ऐड मेंबर विवेकानंद। और मैं आपको फिर कितने बजे फोन करूं या फिर कनेक्ट आपके करें? ऊपर सर, बता कभी भी सर, आप जब टाइम में बता दीजिए, मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा ठीक है, फिर शाम को एक बार 5 बजे कनेक्ट करते हैं विवेक। और देखते हैं कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे आगे। क्योंकि वो टास्क ओके काफी सर, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं कनेक्ट करता रहूंगा आपको। ठीक है सर, देखता हाँ, हूँ मैं भी उसके। क्योंकि छोटा डेटा तो होगा एक्चुअली अपलोड, बट ये जो साइज उसकी काफ़ी बड़ी है, 22 GB, और ये यूज भी काफ़ी इन मेमोरी प्रोसेसिंग काफ़ी चल रही है इसमें। तो एटलीस्ट वो 70-80 GB रैम यूज कर रहा है एटलीस्ट, सिर्फ छोटा एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए भी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हम यूज कर रहे हैं डास्क की मदद से और पाइस्पार्क की मदद से, बट वो भी काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे वो नहीं रन हो रहा है एक्सपेरिमेंट, उतना हेवी डेटा और उतनी हेवी प्रोसेसिंग है उसकी। तो हम अलग अलग अप्रोचेस अब ढूंढ रहे हैं। तो एक वीक पूरा हो गया, स्टक है हम एक्चुअली। हम सिर्फ अप्रोचेस ढूंढ रहे हैं उसके अराउंड क्या हम कर सकते हैं। और उसने ये भी दिया था हमें, एक क्लाइंट ने हमारे एक वेबसाइट दी थी, उसको भी इम्प्रूव करना है ऐसा बोल रहा था वो। एक्चुअली वो वेबसाइट काम ही नहीं करती, यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो। उनका शायद प्रोजेक्ट चल रहा है इनका, हम वो देखेंगे बाद में। मैं आपको आपके साथ वो डिस्कस करूंगा सब चीज़ें अभी के लिए। और बाकी लोगों के साथ भी हम सब डिस्कस करेंगे जब जब जितनी प्रोग्रेस होती है हमारी। अभी के लिए तो हमने एटलीस्ट वो एक्सपेरिमेंट किया है, होल डेटा सेट के ऊपर किया है, बट अब हम डेटाबेस यूज करना चाहते हैं। ठीक है, और उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। ये 2 चीज़ें हैं अब। और इवेलुएट भी करना है हमें उस मॉडल को। एक्चुअली इवेल्युएशन भी काफ़ी समय ले रहा है और काफ़ी मेमोरी ले रहा है, तो एक्सपेरिमेंट रन नहीं हो रहा है उसके कारण। अब मशीन की लिमिटेशंस है सब जगह पे, तो हमें थोड़ी सी हाई एंड मशीन चाहिए। एक्चुअली हमें AWS का अकाउंट मिला है, वहाँ की स्लो है नोटबुक्स। और पता नहीं क्लाइंट अच्छा प्रोसेसिंग नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो बोल रहा है कि कॉस्ट काफ़ी इन्वॉल्व है। अब एक तो उसको पैसा नहीं खर्चा करना, और ऊपर से उसको रिजल्ट भी चाहिए। अब ये दोनों कैसे पॉसिबल होगा पता नहीं, क्योंकि सर डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ बोलो। सर हम लोग का मतलब मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्या 5 बजे, जस्ट फॉर देम ओवरव्यू? ठीक है कर सकते हो आप ये। चलेगा। हाँ, अब क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि एक तो हमारे पास मल्टी नोडल मशीन्स नहीं है। मल्टी नोडल का मतलब नोड्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं उसमें। काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 to 10 इस टाइप होते हैं। हम जब प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो कम, मिनिमम रिप्लिका एज 1, मैक्सिमम रिप्लिका एज 10 यूज़ करते हैं। मतलब कि
अगर साइमल्टेनियसली हमें प्रोसेस भी करना है कुछ चीज़ें, रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है या फिर डेटा प्रोसेस करना है, जो भी करना है, हम पैरेलल नोड्स यूज करते हैं, मतलब पैरेलल मशीन्स यूज करते हैं। एक मशीन में कंडक्ट नहीं करते हम, पैरेलली उसको अलग अलग मशीन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड वे में प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हम पिछले बार भी शायद ये डिस्कस किया था कि मुझे 1+2+3+4 का समेशन चाहिए, तो एक मशीन के ऊपर मैं 1+2 कर दूंगा, सेकंड मशीन के ऊपर मैं 3+4 करूंगा, और फिर मैं उसको कंबाइन करूंगा ताकि वो पैरेलल में रन हो जाए, सिक्वेंशियली नहीं, पैरेलली हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें भी ट्राई कर रहे हैं, बट मशीन लिमिटेशंस काफ़ी है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको एक टास्क दिया है, लाइटनिंग एआई के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करो, वहाँ पे कंडक्ट करो और बताओ हमें कि ये ये ऑप्शन कैसा है लाइटनिंग एआई वाला, क्योंकि रिसेंटली मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था। हाँ, काफ़ी नया प्लेटफॉर्म है ये, कोलैब जैसा ही, बट काफ़ी सारी चीज़ें हम टेस्ट नहीं कर सकते, फिर उसमें ही टाइम चला जाता है। तो इसलिए किसी किसी के पास बैंडविड्थ है वो कर सकता है तो कर लो और हमें बताओ। अजय, मोनिका, सुशांत, रोहित, जिस विवेक को तो एक और काम है, राइट? विवेक, आपको फुल टाइम उसके ऊपर अब कंसंट्रेट करना है। हाँ ठीक है सर, मैं उसको देख लूंगा। हाँ हाँ, डेटा डाउनलोड करने के लिए अगर नहीं रखा है तो अभी के अभी रख दो तुरंत। हाँ, हमारी कॉल के बाद मैं डाउनलोड कर दूंगा डेटा। अभी हाँ एक हाँ, कॉल के थोड़ा इंटरप्ट। अच्छा ठीक है ठीक है, बट उसके लिए हाई मतलब वाईफाई अच्छा होना चाहिए आपका, एटलीस्ट 50 Mbps या 20 Mbps। यहाँ पर 5G है, वो चल जाएगा। सर, मेरे मैं पास कर दूंगा सर। ठीक है ठीक है मैं कर सकता हूँ, अगर विवेकानंद और मैं कोलैब करके मैं ठीक है, करता हूँ। आप हाँ कनेक्ट करना है तो कर लो, बट हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। और एक ठीक सर, है। एक रिक्वेस्ट था। हाँ हेलो। हाँ, बोलो रोहित। हाँ सर, वो जो आपने जो पिछले क्लास में एक एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस पे एक टास्क दिया था, तो वो मेरा एक रिपोर्ट जनरेट हुआ है, कर दिया है मैंने, मेरे खुद से, मेरे ऊपर से। तो उसका एक रिव्यू आपको देना था, तो मतलब मैं कल या तो परसों आपको कनेक्ट करूँ क्या, मतलब हाँ हाँ हाँ, करो ना, करो, कभी भी करो आप कनेक्ट। चलेगा? तो फिर मैं आपको मैसेज करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक। चलेगा चलेगा। चलिए फिर आज यहीं पे हम रुकते हैं और कल फिर से हम कंटिन्यू करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ। और कल लास्ट है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नेक्स्ट वीक से हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग को शुरुआत करेंगे। चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक बाय। यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।